बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे हैं जी ईरान को लेके। और ईरान में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हैं और दिन ब दिन जो है वहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी टाइम पे जो है शायद अमेरिका जो है वहाँ पे इंटरवेंशन करे और वहाँ पे हुकूमत जो है उसको चेंज करने की कोशिश करे, या इसी तरह से जैसे वेनेजुएला के अंदर हुआ शायद वही मॉडल जो है वो फॉलो करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे हालात क्या बने हुए और उसका रीज़न क्या है और आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो ईरान क्रूसिबल, इस टाइम पे ईरान जो है उसके बहुत ही मुश्किल हालात चल रहे हैं। एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान जो है वो आप कह सकते हैं क्रूसिबल कि एक मुश्किल इम्तिहान ईरान पे जो है वो आ चुका है। अ नेशन ऑन द ब्रिंक। और ये जो कौम है इस टाइम पे ये एक बिल्कुल किनारे पे खड़ी है। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि भाई इस टाइम पे जो 47 साल जो हुकूमत चल रही थी वहां पे, जो आपने देखा 1979 से स्टार्ट हुई, यानी 1979 से मतलब ये है कि जब इनकिलाब ईरान आया, यानी कि इनकिलाब जो है जो आया उससे पहले आपको पता है वहां पे बादशाहत थी। ठीक है, तो वहां पे बादशाहत 1979 के अंदर जो रेवोल्यूशन आया, ईरानियन रेवोल्यूशन, तो उसके बाद वो बादशाहत चेंज हो गई और इमाम खुमैनी ने जो है वो एक इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी, एक शिया इस्लामिक स्टेट की। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि आज 47 साल हो चुके हैं वहां पे शिया जो है वो इस्लामिक स्टेट के नाम पे ईरान जो है वो आज भी मौजूद है। ठीक है, तो अब उसको सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो पैदा हो चुके हैं। इससे पहले अगर हम ये देखें यानी 1979 के बाद से आज 2025 तक की अगर हम बात करें, अब तो 26 है, ठीक है, तो 2025 तक की बात करें तो हमने देखा कि इतना बड़ा जो ये जो मामला चल रहे हैं अभी ईरान के अंदर, इस तरह का प्रोटेस्ट कभी भी ईरान में देखने को नहीं मिला। ठीक है, 1979 से पहले का ईरान एक लिबरल ईरान था, समझ रहे हैं ना। तो वो एक रजा शाह पहलवी की एक पूरी डायनेस्टी चल रही थी और वो जो बादशाह चल रही थी उनके मोस्ट फेवरेट आप ये कह सकते हैं अमेरिका था और यूके, और ये बहुत क्लोज एलाइज थे। तो इनकी काफी अच्छी जो है दोस्ती अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब यहाँ पे इस्लामिक इनकलाब आया और वो अमेरिका के ही खिलाफ था या वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ था, जैसे हमारे यहाँ पे बात की जाती है तो काफिरों को बुरा भला कहा जाता है, अपने आप को ठीक नहीं किया जाता, लेकिन उनको कहा जाता है वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के। तो इसी तरह से वहां पे भी समझा गया और ऐसे में जो है वो ईरान के अंदर इनकलाब आया और फिर उसके बाद से आपने देखा वहां पे एक पूरा मॉडल चेंज हो गया। जब हम ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें जो सबसे टॉप पे जो है वो क्या है जी, वो उनकी इमाम है। ठीक है, सबसे टॉप पे इमाम है। गो के प्रेसिडेंशियल सिस्टम है लेकिन क्योंकि वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है तो इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे एक डिफरेंट है। फिर जो है वो उनके नीचे जो है सारे का सारा कंट्रोल जो है वो है। तो इमाम जो है आप ये कह सकते हैं कि सब उन्हीं के अंडर है। तो अब ये जो प्रोटेस्ट हो रही है ये बेसिकली रिजीम चेंज के लिए हो रही है। अब इसमें दो पहलू आप देख रहे हैं कि एक साइड से कहा जा रहा है भाई कि करवाई जा रही है, दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है भाई कि हुकूमत अवाम खुद तंग है। तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या मामला जो है उस टाइम पे चल रहे हैं। और 47 साल जो क्लेरिकल रूल है कि इस्लामी जो वहां पे निजाम चल रहा था उसको थ्रेट पैदा हो चुका है ईरान के अंदर। इस टाइम पे करंट अगर हम स्टेटस देखते हैं कि क्या है तो आपको आइडिया होगा कि हालात किस साइड पे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पे सबसे पहले आप ये देखिए तो ये कहा जा रहा है भाई कि 538 से ज्यादा जो है वो अमवात हो चुकी हैं यहाँ पे, यानी 538 से ज्यादा अमवात। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है इंटरनेट वगैरह तो बंद है ईरान के अंदर इस टाइम पे, स्टार लिंक का जो इंटरनेट वगैरह काम कर रहा है तो उसके थ्रू जो इंडिपेंडेंट कुछ सोर्सेज हैं, बीबीसी हो गया, इस तरह की चीजें होगी तो जो पहुंच रही हैं लोगों तक वो जो है वो कोट की जा रही है। बाकी आपको पता है कि वहां पे ये चीजें सारी बंद की हुई हैं। तो 538 से ज्यादा इस टाइम पे हम बात हो चुकी है, जिसमें 490 ये कहा जा रहा है कि वो तो जो है वो सारे आम लोग हैं। ठीक है, और तकरीबन 48 के करीब जो है वो सिक्योरिटी पर्सन मौजूद हैं, यानी हुकूमत के लोग जो है वो मौजूद हैं। तो ये फिलहाल कहा जा रहा है। इसके अलावा जो अरेस्ट हो चुके हैं वो तकरीबन 10,000 प्लस हो चुके हैं, यानी 10,600 से ज्यादा लोग जो हैं वो आज शाम तक अरेस्ट हो चुके हैं। और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि बेसिकली ये मुसाद हो गया, ठीक है, या सीआईए जो है, क्योंकि ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो ये सारे का सारा रिजीम चेंज का ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा प्लान करके बैंक्स को लूटा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह से। तो ये हालात खराब कर रहे हैं। और इसमें आपने देखा कि काफी ज्यादा अफगानी बाशिंदे जो है वहां पे नजर आए हैं जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो अफगानियों को भी वहां पे काफी ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा 60 प्लस ये कहा जा रहा है भाई कि भाई जो आइडेंटिफाइड डेथ्स हो चुकी हैं जिसके अंदर जो है वो बच्चे भी आप ये कह लें या चिल्ड्रन, वो यानी आइडेंटिफाइड कि उनकी फैमिलीज को मिल गए कि हाँ यार ये हमारा है, ये हमारा है। बाकी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग जिनकी अमवात हो चुके हैं कहा जा रहा है उनकी फैमिलीज उन्हें ढूंढ रही हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं क्योंकि मुकम्मल वहां पे ब्लैकआउट है। तो ब्लैकआउट की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं आ रही। फिलहाल करंट ये हालात हैं और ये मजीद आगे खराब होते जा रहे हैं। अब इस टाइम पे अगर हम ये देखें तो एक वॉर जोन हमें जो है वो ईरान के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इट्स लाइक अ वॉर जोन, द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ ब्लड।
ये एक हकीकत है कि इस टाइम पे ईरान की जो गलियां हैं या जो उनके मोहल्ले हैं, आप ये कह सकते हैं, वो इस टाइम पे जो है वहां पे खून की होली खेली जा रही है। ठीक है, ईरान के अंदर इस टाइम पे तो खून की होली खेली जा रही है। इसका मतलब ये है कि हर साइड पे आप ये देख रहे हैं, जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी भी होंगी, कुछ मोसाद वगैरह के उन्होंने एजेंट पकड़े भी हैं जो डायरेक्टली फायर कर रहे हैं आम लोगों, सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि जब अमवात ज्यादा होंगी तो चांसेस होंगे कि भाई हाँ अब जो है वो अमेरिका इंटरवेंशन करे, समझ रहे हैं ना। तो फिर अमेरिका ने सारी प्लानिंग पहलवी के साथ बैठ के पहले से सेट की हुई है कि भाई किस तरह से हमने ये सारे मामलात करने हैं। तो इस टाइम पे आपने देखा आज शाम को भी जो है वो खमेनी साहब का अभी स्टेटमेंट आई है आधा घंटा पहले कि भाई अगर आपने अटैक किया तो हम भी आगे से रिस्पॉन्स देंगे। तो उनको ये खतरा है कि कुछ हो सकता है। ठीक है, तो की एविडेंस अगर इस टाइम पे देखें कि जो ब्लड वहां पे हो रहा है, तो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा जो है वो हालात खराब है। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जैसे बीबीसी हो गया, ये बता रहा है कि भाई किस तरह से बॉडीज जो है तेहरान की गलियों के अंदर फैली हुई हैं, ब्लड फैला हुआ है वहां पे। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मिसलीड भी कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें यही सोर्सेज इस टाइम पे मिल रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में क्राइसिस हैं, क्योंकि जब डेड बॉडीज आ रही है मुसलसल, ये जख्मी आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो किस तरह से उनको डील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा वहां पे हालात खराब है। ठीक है, और जो आई विटनेस है वो कुछ ना कुछ जो है वो बता रहे हैं इन इंडिपेंडेंट मीडिया को। तो टोटल इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट है इस टाइम पे, जिस वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही कि भाई कितने लोग अमवात होगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लोगों को इस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, और ये चीज ज्यादा केओस जो है वो पैदा करती है, ज्यादा अफरा तफरी पैदा करती है कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में भी जब वो हुआ था, जिसको मई 9 जो है वो हमने कहा कि भाई मई 9 को सब कुछ हुआ, तो जब इंटरनेट वगैरह बंद होता है तो लोग ज्यादा जाते हैं, खास करके यंगस्टर्स के, यार देखें तो सही हो क्या रहा है, समझ रहे हैं। तो वहां पे स्टार लिंक जो है इलॉन मस्क साहब का, ये जो काम कर रहे हैं, तो इसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है। लेकिन यहां तक कह रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो भी इवन सेंड वहां पे नहीं हो रहे ईरान के अंदर, क्योंकि नेशन वाइड जो है वो शट डाउन हुआ है इंटरनेट का। ठीक है, और जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं पीछे अपने मीडिया आउटलेट्स को, इनको भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो ये इस वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। अब जो स्टेट का नैरेटिव है वो क्या है, यानी रियासत का बयानिया क्या है, रियासत जो है वो क्या कहती है। ठीक है, अब देखिए हम ये समझ चुके हैं कि इस टाइम पे जो हालात हैं वो बेसिकली एकतरफा नहीं है, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सारे का सारा प्लांटेड है और सब बाहर से हुआ, ऐसा नहीं है। इंटरनल जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी को हम जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई आईआर में अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है, तो न्यू क्लासिकल रियलिज्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कि जिसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स भी आपको पता है हो रहे होते हैं कि भाई डोमेस्टिकली वहां पे हालात खराब हैं। ठीक है, लीडरशिप वो रोल प्ले नहीं कर पा रही, इदारे काम नहीं कर रहे, और वेस्टर्न जो पावर्स हैं या जो बैरूनी हाथ है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टेट है वो ये कह रही है कि ये जो भी हो रहा है ये फॉरेन एनिमीज कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बयानिया होता है आवाम को दबाने का कि भाई ये सब जो हो रहा है वो करवाया जा रहा है, ये गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन है, और बस इनको फंडिंग की जा रही है, ये सब कुछ कहा जा रहा है, यानी हकीकत से नजरें चुराने वाली बातें वहां पे हो रही हैं। तो प्रेसिडेंट जो मसूद पेशेक्जीन साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे का सारा यूएस और इजराइल का है, यानी वो किसको, अमेरिका को और इजराइल को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। इसका मतलब अमेरिका और इजराइल का, अमेरिका की अगर हम बात करें तो सीआईए, क्योंकि सारा का सारा जो है वो एजेंसियां ही चला रही हैं, और यहाँ पे इनका जो है वो मोसाद। तो ये जो है इन्होंने मिलकर ये प्लांट किया हुआ है, ये सारा तय था कि हम अब रिजीम अगर वॉर से चेंज नहीं कर सके तो हमें किस तरह से चेंज करनी है। उन्होंने लोग भर्ती किए जो पहले से उनके लिए काम कर रहे थे, मजीद किया, उनको टारगेट्स दिए, उनको बताया कि आपने बैंक्स लूटने हैं, आपने स्कूलों पे अटैक करना है, आपने हॉस्पिटल्स पे अटैक करना है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे करना है, लोगों को मारना है, ताकि पूरा केओस पैदा हो जाए, पूरे ईरान के अंदर अफरा तफरी पैदा हो जाए, और दुनिया को ये मैसेज जाए कि भाई बस ईरान में तो ये गवर्नमेंट जो है अब गई, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, समझ रहे हैं। इस तरह के हालात जो है बनाए गए हैं। तो ये एक्यूज किया जा रहा है किसकी तरफ से, ईरान के सदर साहब की तरफ से। जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, अगर उनकी बात करते हैं अली खमेनी साहब की, तो वो भी जो है वो इसको इल्जाम दे रहे हैं भाई किसको, यूएस को, और वो कह रहे हैं भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये सारे का सारा जो है ये कर रहा है, और अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम जितनी भी आपकी बेसिस है हम उस पर भी अटैक करेंगे। तो स्टेट का मीडिया जाहिर बात है स्टेट के नैरेटिव को फैला रहा है। तो ये ईरान की स्टेट का नैरेटिव है कि ये सब फॉरेन इंटरवेंशन है, और ये जो फॉरेनर्स हैं यानी जो अमेरिका या इजराइल है, ये इनकी मिली भगत से ये सारे का सारा मामला हो रहा है। तो ईरान जो है इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कर रहा है जी, अब उसके ऊपर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये सारे गद्दार हैं,
समझ रहे हैं, या ये बाहर के लोगों के पपेट हैं। सो इसलिए जो है वो इस टाइम पे सख्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो आगे से जो है प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो अटैक किए जा रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं भाई कि हम जो है ये आप सिविलियंस को मार रहे हैं, तो हम आप बसें जला रहे हैं, हालात खराब कर रहे हैं, तो वो आगे से उनको फ्री हैंड दिया हुआ सिक्योरिटी पर्सन को भाई इनको मारो, इनको पकड़ो, इनको मारो। तो वो ऐसे हालात वहां पे बने हुए हैं, क्योंकि जब आप ये कह देते हैं कि भाई सामने वाला या जो अपोजिशन है वो गद्दार है, तो जाहिर बात है गद्दार है तो उसका मतलब उसके साथ जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि स्टेट के पास पावर है। तो इसी तरह से वहां पे भी ये मामला चल रहे हैं कि भाई ये सब जो निकले हुए हैं ये सब गद्दार हैं और अब इनको मारो, तो इसलिए उन्हें मारा जा रहा है। अब मैं ना एक साइड को सपोर्ट कर रहा हूं दूसरी साइड को, लेकिन हकीकत यही है कि थोड़ा सा अगर आप चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रियासत भी वहां पे ठीक काम कर रही है, हालात खराब है, ये तो हकीकत है। तो इसलिए जो है वो अब स्टेट आड़े हाथों जो है आप ये कह सकते हैं कि ले रही है, और वो बहुत ज्यादा जो है वो जितनी भी ये गैदरिंग है इन सिविलियंस को जो है वो हुकूमत की तरफ से मारा जा रहा है, और यानी बिल्कुल जो है वो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा कि भाई आप क्यों निकले हुए हैं। अब ये जो मामलात हैं ये स्टार्ट कहां से हुए, अगर हम ये देखते हैं कि भाई ये सिलसिला क्यों स्टार्ट हुआ है, कहां से जो है वो स्टार्ट हो गया, तो ये इकोनॉमिक एंगर से बेसिकली स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अब यानी कि मईशत से मामलात शुरू हुए और आप आजादी की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी मईशत खराब थी, आपने देखा कि भाई तकरीबन 8 से 10 दिन पहले जो है वो एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जा रही है, और अचानक से उनकी जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में वो बहुत नीचे चली गई। अब इसमें क्या गेम थी, जाहिर बात है अचानक से यूं तो नहीं जाती ना, ठीक है। तो अचानक से क्यों उनकी करेंसी इतना ज्यादा नीचे चली गई, और अचानक से ही जो है ये इन्फ्लेशन के हालात, क्योंकि हालात तो वहां पे सालों से खराब हैं, तो फिर कोई ना कोई तो आप कह सकते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन हो सकती है कि कोई ना कोई आखिरी कील जो है वो साबित होती है। तो इसलिए ये जो इनिशियल स्पार्क है, जो मामला स्टार्ट हुए वो 28 दिसंबर से हुए। 28 दिसंबर से जब ये पूरा रिपोर्ट आना स्टार्ट हुई कि भाई करेंसी बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद अचानक से जो है लोग गलियों में आ गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, और वो इकोनॉमी को ठीक करने की बातचीत कर रहे थे। फिर करते करते क्या हुआ कि उसके बाद उनकी डिमांड्स इवॉल्व हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हुकूमत ने रिएक्ट किया, या जो उनके बीच में जो एलिमेंट्स मौजूद थे जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया और जिनका जो पर्पस है वो रिजीम चेंज है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है, देखिए कहते हैं ना आग वहीं लगती है जहां चिंगारी होती है, तो पहले से वहां पे ये हालात बने या बनाए गए, उसके बाद उसको जो है वो क्या किया जा रहा है, फ्यूल किया जा रहा है कि भाई अब जो है आप खड़े हो जाओ गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसलिए अब वो इवॉल्व हुई, और अब वो ये कह रहे हैं भाई हमें जो है वो सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो गए हैं। हालांकि ईरान में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप जो है वो एक इस्लामिक जो पूरा ढांचा है उनका उसके खिलाफ बात करें, लेकिन जाहिर बात है वो सदर को तो इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि इख्तियार सारे का सारा जो है वो इमाम के पास है, समझ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट के नाते। तो अब वो ये कह रहे हैं, आपको पता है 2022 में भी वहां पे प्रोटेस्ट हुई थी, वो जो खवातीन ने कपड़े उतारना शुरू कर दिए, बाल कटवाना शुरू कर दिए, और हिजाब के खिलाफ एक तरह से हुई थी कि भाई हिजाब हम नहीं पहनेंगे, तो उसी तरह के उसमें भी 500 से ज्यादा लोग जो है मुतासिर हुए थे। सो बेसिकली अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा मॉडल है हुकूमत का इसको बदला जाए, और इवन यहां तक के प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें पुराना ईरान चाहिए, ये जो झंडा है, ये जो शेर का और ये जो इसके पीछे सितारा सूरज बना हुआ है, ये बेसिकली 1979 से पहले के ईरान का झंडा है, ठीक है, बादशाहत के जमाने का, क्योंकि वो लिबरल ईरान था। तो ये जो यूथ है, अब जाहिर बात है अब वो आजादी चाह रही है कि भाई हम ना दुपट्टे कर सकते हैं, हम बस क्या जो है वो दीन के हिसाब से जिंदगी गुजारे, लेकिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है, ठीक है, हालात खराब हैं, तो मुल्क कहाँ जा रहा है। तो ये अब वो इस चीज को लेके भाई आप हमें इस चीज पे कब तक जो है ये कहते रहेंगे कि भाई हम वेस्ट के खिलाफ हैं, वेस्ट की, और हम खुद मरते रहें, समझ रहे हैं ना। तो अब वो उनकी बस हो चुकी है एक हिसाब से, तो वो इसलिए वो कह रहे हैं भाई अब इस हुकूमत को जाना चाहिए, ये जो क्लेरिकल रूल है, ये जो इस्लामी हुकूमत है, ये जाए, और इसकी जगह पुराना जो निजाम है हमारा वो वापस आए, वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो प्रोटेस्टर्स जो है वो 1979 से पहले वाला पहलवी मोनार्की जो है उसको मांग रहे हैं कि भाई वो बादशाह हमारे लिए ठीक थी, जिसमें कम से कम हम जो है वो जो आज आपको पता है यूनिवर्सिटीज के हालात बने हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उस तरह के हालात ईरान में थे उस टाइम पे। तो वो कह रहे हैं भाई इस तरह के हालात जो है वो हो जाएं, तो बस इनफ इज इनफ, जो है वो बहुत हो चुका है, अब हमें जो है वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हर चीज पे आप कंट्रोल करें। और 2022 में भी आपको पता यही हुआ था कि वहां पे जब औरतें खवातीन निकली थी कि भाई आप हमें क्यों बगैर जो है दुपट्टों के नहीं निकलने देती। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये आपने समझनी है कि ये सारी गेम या कहानी कहां से हो रही है। एक बात क्लियर हो चुकी है कि भाई इसके अंदर दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट की तरह सिर्फ आंखें बंद करके ये कह दें कि ये सारे जो निकले हुए हैं ये सब गद्दार है, ऐसा नहीं है,
समझ रहे हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है, मुल्क के हालात खराब हैं और उन्हें जॉब्स चाहिए, उन्हें जंगे नहीं चाहिए, उन्हें सबसे पहले पेट पालना, ये तो हकीकत है। ठीक है, तो अब ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि वहां पे अवाम जो है, एक बड़ा तबका पहले से ही, खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो इससे परेशान हैं, ना वो जंगों में इंटरेस्टेड हैं ज्यादा, ठीक है, और ना ही किसी और चीज में, उनको जो है वो रोजगार चाहिए, और मुल्क के हालात नीचे जा रहे हैं, ऊपर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हर मुल्क ने पाबंदी लगाई हुई है। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि जो उनके दुश्मन है, खास करके इजराइल की बात करें तो उसको तो बिल्कुल भी जो है वो ये रिजीम सूट नहीं करता। अब ऐसे में गद्दार है कौन? असल में गद्दार जो है, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या पता आने वाले टाइम पे यही जो है वो उनके बन जाए, दोबारा से सदर या बादशाह बन जाए। तो ये जो रजा पहलवी है, ये बेसिकली इस टाइम पे गद्दारी की कोशिश कर रहे हैं। ये शख्स बैठा हुआ है जी पिछले सालों से, यानी आप कह ले 50 साल से अमेरिका में बैठा हुआ है ये शख्स, ठीक है। ये उस टाइम पे अपनी जवानी के जमाने में, ये जो रजा शाह पहलवी हैं, 17 साल की एज में कहा जाता है भाई कि जब ईरान में इनकलाब आया था, तो उस टाइम पे ये अमेरिका के एक पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए, और उसके बाद जब वो वापस आना चाह रहे थे तो हुकूमत यहाँ पे चेंज होगी, तो वापस ही नहीं आए, तो उन्होंने पूरी जिंदगी वहीं गुजार दी टेक्सास के अंदर, अमेरिका में। ठीक है, तो इसका मतलब ये फुल टाइम ये बंदा इंगेज है सीआईए के साथ, ठीक है, या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, कि आप इस रिजीम को चेंज करें। यानी अंदर से खामियां बताई जा रही है ना, कि भाई अपना कोई अंदर का इन्वॉल्व होता है तो तब भी जो है वो हालात यहां तक पहुंचते हैं। तो अब वो ये चाह रहे हैं, या पीछे भी जब उन्होंने कोशिश की थी 2025 के अंदर, ठीक है, तो वो कोशिश यही थी, राइजिंग सन की जो बात की गई थी कि भाई किसी तरह से ये जो पूरा रजीम चेंज हो जाए तो हम बादशाहत यहां पे लेके आ जाए, कि लिबरल हुकूमत ले आए, जिससे इजराइल को कोई इशू ना हो। सो इसलिए ये बंदा उन्हें सपोर्ट कर रहा है कि आप जो है वहां पे जाओ, इंटरवेंशन करो। तो ये जो पहलवी साहब हैं, ये शाह के औलाद में से हैं, ठीक है, और यूएस के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं, और ये जो है साथ में प्रोटेस्टर्स को मजीद उकसा रहे हैं, और हर रोज कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और करो, मैं आता हूं, मैं मौजूद हूं। यानी अब ये चाह रहे हैं कि भाई वहां पे हुकूमत चेंज हो और मुझे प्लांट किया जाए अमेरिका की तरफ से वहां पे, और मैं फिर जो है वो सबके लिए बिस्मिल्लाह करूं कि शराब की नहरें आप सबके लिए खुली हुई हैं, जैसे 1979 से पहले का ईरान था, कि हर बादशाह जो है, वेस्टर्न जो पावर थी वो आती थी ईरान में यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, ठीक है, जैसे आज लोग जो है बैंकॉक जिस तरह जाते हैं, तो वो ये हालात थे। तो अब इनका क्लेम ये है भाई, ये कह रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, वो जुल्म कर रही हैं, आवाम को मार रही हैं, इसलिए जो है वो अमेरिका को इंटरवेंशन लेनी करनी पड़ेगी। तो ये यूएस से अपील कर रहे हैं, हालांकि यूएस इनको पपेट के तौर पे बुलाना चाह रही है, तो ये यूएस से अपील कर रहे हैं या ट्रंप से कि प्लीज भाई तुम जो है वो इंटरवेंशन करो, और वहां पे आवाम को मारा जा रहा है तो हुकूमत को बदल दो। इसलिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो वहां का जो सिस्टम है ईरान का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए लेट सपोज एक मिनट के लिए आप ये मान लें रिजीम चेंज हो जाता है, ठीक है, रिजीम चेंज के बाद क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो ये रिजीम चेंज बहुत मुश्किल है, इसके अंदर चेंजेस आना ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिजीम चेंज के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और इस टाइम पे हालात यही लग रहे हैं कि अमेरिका शायद कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी वाजे कर दी है। अब वो जब इन्हें लेके आएगा तो फिर वो इमाम कहां जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उनको फ्री हैंड दे दे कि आप रशिया चले जाएं, बशर अल असद पहले ही रशिया में मौजूद है, और रशिया में ये बैठ के तो फिर अमेरिका के खिलाफ साजिशें करें, ये नहीं होता। बादशाहत के क्लेम जिन लोगों के पास होते हैं उनको मारना पड़ता है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो यही होता था, समझ गए, नहीं मारा तो इसी वजह से यही शख्स आज वहां बैठा हुआ जो है वो साजिशें कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कह रहा कि मार दे, लेकिन ये गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो यही होता आया कि जो भी जो है वो क्लेम कर सकता था तख्त का पुराने जमाने में, उसको मार दिया जाता, ताकि ये थ्रेट ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। जैसे आज अगर इमरान खान जेल में है तो ये थ्रेट हमेशा गवर्नमेंट के लिए रहेगा, कि क्लेम है कि किसी भी टाइम पे, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो बंदा आके गवर्नमेंट कर सकता है, क्योंकि उसके सपोर्टर्स हैं। वो नहीं होगा तो सपोर्टर्स नहीं होंगे। तो ये एक बेसिक साइकोलॉजी होती है, और ये इन लोगों को पता होती है जो चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर अमेरिका यहां पे आएगा तो ये इन्हें लेके चला जाएगा, यानी इमाम साहब को उठा के ले जाएगा या उनको शहीद कर देगा। तो ये कैसे होगा? फिर क्या मामलात बनेंगे और क्या केओस यहां पे इस खित्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर क्या आएगा? अब वॉशिंगटन डायलेमा क्या है कि अमेरिका कहां फंसा हुआ है, ठीक है। अमेरिका के पास पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं वो ये 4 ऑप्शंस इस टाइम पे डिस्कस किए जा रहे हैं, जो उसे बताए जा रहे हैं। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है जिसको डिस्कस कर रहा है कि भाई क्या अमेरिका किन चीजों पे गौर कर रहा है, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। पहला, मिसाइल स्ट्राइक्स, यानी वो जो पहले उसने किया तो अब इसी तरह से वो अपना बेड़ा लेके आए समंदर के अंदर, रेड सी के पास, इंडियन ओशन में कहीं पे भी लेके आए और वहां से मिसाइल स्ट्राइक्स करे। लेकिन इससे मामलात को ज्यादा सेटल नहीं होने लगे, ये वॉर स्टार्ट हो जाएगी, ईरान आगे से मुकाबला करेगा, जो वो अवॉइड करना चाह रहा है। अमेरिका इस टाइम पे वॉर नहीं चाह रहा। दूसरा क्या है? साइबर अटैक, कि उनका पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, उनको उसको जैम कर दिया जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन जब इंटरनेट इन चलेगा तो ये भी चीजें इतनी पॉसिबिलिटी में नहीं आती। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ये कह सकते हैं कि भाई वो बूस्ट करे एंटी गवर्नमेंट जो मामला चल रहे हैं उनको ऑनलाइन, ठीक है।
तो उसमें भी वो कर रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है सारे का सारा वही तो कर रहा है, समझ गए। और 4 क्या है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएं, तो ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो मजीद कितनी लगाएगा, सवाल ये है मजीद कितनी लगाएगा। तो ये बाकी सारे रास्ते, ये तीनों रास्ते जो हैं ये थोड़े स्लो हैं, इसमें शायद टाइम लग जाए, शायद लोग उनका जोश थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन ये जो एक वॉर का रास्ता है ये हो सकता है, लेकिन अब वो उसको चूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फिर एक सस्टेनेबल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और ऊपर से जब ये कह रहे हैं कि हम टारगेट करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल इनके पास जो है वो ऑप्शंस हैं। अब आगे से ईरान क्या रिस्पांस दे रहा है, जिसका प्रेशर अमेरिका के ऊपर इस टाइम पे मौजूद है। ईरान क्या कह रहा है, ऑल यूएस बेसेस एंड शिप्स विल बी आवर लेजिटिमेट टारगेट, कि भाई हम हकदार होंगे इस चीज के कि जितने भी आपके जो जहाज मौजूद हैं समंदर के अंदर, ठीक है, बेड़ी बेड़े हो गए, कोई दूसरे जहाज हो गए, ठीक है, मालबरदार जहाज हो गए, या जितनी भी आपकी यहाँ बेसेस हैं हमारे रीजन के अंदर, हम उन पे टारगेट करेंगे। सो ये जो रीजन है ये उसको थ्रेट किए हुए है। उसका रीजन ये है कि लेट सपोज मैं आपको एज्यूम करें कि अगर ये ईरान कहता है मैं पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करूंगा, क्योंकि हम भी यूएस के एलाय हैं, क्योंकि बेस तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रेशर कैसे आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन तो ये है कि हम आगे से ईरान के साथ वापस वॉर करें, हम वॉर नहीं करना चाहते, ठीक है, हम हालात लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यूएस को प्रेशराइज करें कि भाई देखो ये मुझ पे अटैक कर देगा, तो प्लीज तुम इस पे ना करना, ये मुझे बीच में से एटलीस्ट निकालो, समझ रहे हैं ना। सो इसलिए अब यहां पे इराक के अंदर एयर बेस है, यहां पे जो है वो कतर के अंदर एयर बेस मौजूद है, कुवैत के अंदर मौजूद है, तो यहां पर इसी तरह से इजराइल मौजूद है। तो ये जो है अब प्रेशराइज कर रहे हैं अमेरिका को कि भाई देखो हमें बीच में से निकालो, हमें हमें पहले भी तुम्हारे पंगे में हमारे ऊपर रॉकेट आया है, तो हमें ऐसा ना करो। जाहिर बात है इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कतर की या इराक की, ये तो कतर तो बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकता ईरान को। अब ईरान देखें और कतर देखें, आप जरा देखिए तो सही कतर है कितना सा। तो कतर की इकोनॉमी एक डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये अब उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप कुछ भी करें, एटलीस्ट हमें बीच में से निकालें, हमारे ऊपर ये वॉर ना आए। जबकि ईरान ने ये इसीलिए कहा कि भाई उसे पता है कि भाई ये जो है ना अगर प्रेशराइज करेंगे तब भी मामलात बनेंगे। तो इसलिए अब इस टाइम पे जो है वो यूएस के लिए काफी मुश्किल है कि वो क्या करे, किस तरह से स्ट्राइक्स करे और कैसे आगे लेके चले इन मामलात को, ठीक है। अब ग्लोबल कंटेमिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि आलमी सतह के ऊपर दुनिया कहां पे खड़ी है, क्योंकि आज के इस दौर में हम जब देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। लेकिन देखिए आपने जैसे देखा कि वेनेजुएला के साथ जो हुआ, तो रशिया भी खामोश रहा, चाइना भी खामोश रहा, और कहा गया कि भाई इनके अपने रीजंस हैं, क्योंकि रशिया को ये अब इख्तियार मिल गया कि वो यूक्रेन के साथ जो मर्जी करे, क्योंकि अब जो है ना वो जो एक ढिंडोरा पीटा जाता था कि कोई इंटरवेंशन नहीं, तो उसने तो खुद साबित कर दिया। अब चाइना को इख्तियार मिल गया कि वो ताइवान पे अटैक करे, क्योंकि अब वो किस तरह से क्लेम करेगा। सो ये अपने लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। किसी कमजोरी हाथ आ जाए तो उसे यूज किया जाता है, हमेशा यही टेक्टिक होती है। तो इसलिए दुनिया इतना फिलहाल कुछ नहीं कह रही, लेकिन इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ईयू जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं अमेरिका को और ईरान की गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है वो अपने जो लोग हैं उनको ना मारे, ठीक है, उनको ना मारा जाए। यूके, जर्मनी और फ्रांस आपको पता है ये जो है इन्होंने पहले से ही पाबंदियां लगाई हुई हैं दोबारा से, ठीक है, स्नैपबैक की जो पाबंदियां लगी हैं ये भी प्रेशराइज कर रहे हैं ईरानियन गवर्नमेंट को कि भाई आप अपने लोगों को ना मारे। तो सवाल ये है फिर क्या करें, क्वेश्चन ये है फिर क्या किया जाए, उनको ना मारा जाए तो वो लोगों को मार रहे हैं, सिविलियंस को। तो इसलिए ईरान इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो क्राइसिस में है और हालात बहुत बुरे हैं। तो ये इसे कहते हैं ना ऊंट का किस करवट बैठेगा कोई अंदाजा नहीं है। इसके अलावा जो डायस्पोरा है उसने अलग से तंग किया हुआ है। अब आपने देखा कल के दिन में जो है वो लंदन के अंदर क्या हुआ कि जो ईरान की एम्बेसी थी वहां पे एक बंदा बाहर से चढ़ा है, आपने देखी होगी वो वायरल एक रील सी, और उसने जो है पुराना जो झंडा रजा शाह पहलवी के जमाने का था, बादशाह के जमाने का, उसको जाके एम्बेसी पे लगा दिया और ईरान का जो झंडा था उसको उतार दिया, यहां तक यानी कि हो रहा है। सो जो बाहर की दुनिया में लोग बैठे हैं वो बेसिकली ईरान का ये जो सिस्टम है इसको सपोर्ट नहीं करते। उसका जो मेनली रीजन है वो एक लिबरल लाइफ जी रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। तो उन्हें पता है ईरान के अंदर की लाइफ जो है या वहां के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है किस तरह के हैं। सो इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस गवर्नमेंट को कि भाई अच्छा है ये जाए, हमारे वेस्ट के साथ ताल्लुकात बने, पाबंदियां हटें, जॉब्स हो, हम भी तरक्की करें, हम भी जिंदगी को एंजॉय करें, समझ रहे हैं। तो वो मेटीरियलिस्टिक एक अप्रोच है, क्योंकि आज हम देखें तो नाम तो हम भी बात करते हैं इस्लाम की, लेकिन इस्लाम है कहां पे, ठीक है, मौलवी कहां कहां बैत कर रहे हैं जा जाके और क्या कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि भाई ये नाम का ही इस्लाम है, इसलिए हर एक को जो है ना वो अपनी यहाँ पे पड़ी हुई है, और हर एक यही चाह रहा है कि एक आजाद इंडिपेंडेंट लाइफ जी जाए, और इनफ इज इनफ जो है वो अब ईरानियंस ने कह दिया, इनफ इज इनफ, ठीक है। तो दोनों इस टाइम पे राय मौजूद है इस टाइम पे, और अमेरिका के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। इज द रिजीम चेंज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, कि इस टाइम पे क्या अब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरेगी, आपको क्या लगता है क्या गवर्नमेंट गिरेगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो जब एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन किया गया कि भाई आपको क्या लगता है कब क्या ये गवर्नमेंट गिरेगी, तो लग यही रहा है
कि गवर्नमेंट गिरेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, अब गवर्नमेंट गिरेगी इसलिए क्योंकि अब एक बुनियाद रख दी अमेरिका ने, या ये जो बाहर के जो मामलात है ना, देखिए डोमेस्टिक अफेयर्स को आप फिर भी हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे आपने 2000 लोग 20,000 लोग पकड़ लिए, 30 पकड़ लिए, तो मामलात शायद थोड़े ठंडे हो जाएं। लेकिन ये जो बाहर से प्रेशर आपके ऊपर आएगा, तो इसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फंडिंग भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो पीछे नहीं हटेंगे, यानी अमेरिका या इजराइल अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वो लेके आए हैं, और ये सालों के बाद 47 ईयर्स के बाद उन्हें ये मौका मिला। वो इसे जाने नहीं देंगे, वो इसे जाने नहीं देंगे। जो ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ रहा अपने इत्तेहादियों का होते हुए, तो उसके लिए ईरान क्या है भाई, सीधी सी बात ये है। अगर वो उसको छोड़ दे तो अलग बात है। तो इसलिए जो है ना, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कहा यह जा रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई इस टाइम पे 20 से 30% जो लोग हैं, वो सिर्फ इस टाइम पे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जी लीडर को, यानी बाकी जो मेजोरिटी है, ठीक है, 50+ मेजोरिटी जो है वो इस टाइम पे अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, या इस टाइम पे वो इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमारी बस हो गई। और शायद हम कह भी सकते हैं उसका रीजन ये है कि देखिए मजहबी हुकूमत कितने लोगों को पसंद होती है। आप भी मसाजिद के अंदर जाके हालात देखिए वहां पे क्या चल रहे हैं। तो बेसिकली कितने लोगों को मजहबी हुकूमत पसंद है कि हर चीज कंट्रोल्ड हो, हर चीज एक तरीके कार के तहत हो, इस्लामिक सिस्टम हो। तो आपके लिए शायद जिंदगी वो जैसी इस टाइम पे जी जा रही है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ ये जो चल रही है, तो वो शायद ना रहे। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें कंट्रोल होंगी, तो यूथ को ये चीज पसंद नहीं है, और हालात ऊपर से इस चीज को ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं भाई कि इस टाइम पे लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि 20-30% लोग जो है वो सिर्फ अपोजिशन में हो, बाकी सब सपोर्ट कर रहे हो। तो दोनों हालात हो सकते हैं। तो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई चांसेस हैं कि गवर्नमेंट गिर जाए, लेकिन क्योंकि उनका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका गिरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे जो इस्लामिक सिस्टम है वो इस्लामिक सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब होता है ना, जैसे पाकिस्तान में लेट्स सपोज इतने प्रोटेस्टर्स निकलते हैं, तो क्या होगा, सदर साहब ने असेंबली डिसॉल्व कर देनी है। ठीक है, ये मुल्क के अंदर शायद मार्शल लॉ लग जाए, इस तरह के हालात बन जाए। सदर का क्या इख्तियार है? ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यही हो सकता है कि भाई मार्शल लॉ लग जाए कि देखो हम बचाने के लिए आए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा ही होता रहा, लोगों को खुद ही निकाल के उसके बाद खुद ही मार्शल लॉ लगाए जाते रहे हैं। तो वहां पे अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फौज तो उनके सिस्टम के अंडर है, इमाम के अंडर है, तो इसलिए वो ये काम तो कर नहीं सकते। अब वो खुद इमाम जा नहीं सकता। इमाम कैसे कहे कि मैं तो इमाम, तो समझ रहे ना, इमाम इस्लाम के नाम पे आया हुआ है कि भाई मैं रखवाला हूं आपका, आप गलत साइड पे जाओगे तो मैं रोकूंगा। सो वो तो अलाउ कभी नहीं करेंगे। सो क्या चांसेस हैं फिर? चांसेस यही हैं कि यहां हालात मजीद खराब होंगे, उसके बाद इंटरवेंशन होगी, और शायद इंटरवेंशन के बाद जो है इनको उठाया जाए, जो भी हो, फिर उसके बाद जो एक वॉर हो सकती है, जो भी हो सकता है, ये शायद वॉर ना हो। क्योंकि अगर आप देखें, आप इमाम को लेट सपोज उठा लेते हैं, ठीक है, अब वेनेजुएला के अंदर वॉर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब आपने सुप्रीम अथॉरिटी को उठा लिया, तो पीछे वॉर कौन करेगा आपके साथ? इसी तरह से अगर आप यहां पे सुप्रीम अथॉरिटी को कत्ल कर देते हैं या उठा लेते हैं, तो पीछे वॉर कौन करेगा आपके साथ? प्रोटेस्टर्स ऑलरेडी आपके खिलाफ हैं, तो वॉर भी शायद उस तरह से ना हो जैसे इजराइल के खिलाफ सब इकट्ठे थे। अब इकट्ठे नहीं है, तो तकसीम जो है वो मुल्क को कमजोर करती है। सो इसलिए चांसेस यही है कि शायद गवर्नमेंट अब सस्टेन न कर पाए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर कर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनका कमाल होगा कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों को हैंडल किया, और फिर भी कुछ टाइम के बाद वो क्या आगे हालात बनेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस टाइम पे जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिस कैलकुलेशंस का इस टाइम पे जो है वो खतरा पैदा हो रहा है कि भाई मिस कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि भाई शायद ये हालात में थोड़ी सी इंटरवेंशन करूं तो गवर्नमेंट चेंज हो जाए, लेकिन उसे ये भी खतरा है कि शायद जो है वो जंग आगे से स्टार्ट हो जाए और ये आगे से अटैक स्टार्ट कर दे। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मिलिट्री को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी उसके हेड को या उनके बंदों को पकड़ा जाए, और स्ट्रीट मूवमेंट इतनी ज्यादा कर दी जाए कि मिलिट्री खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि भाई हमें बादशाह जो जाने वाला है उसकी बात माननी है या जो आने वाला है उसकी बात माननी है। एक थ्रेट फैक्टर पैदा हो जाएगा ना। आज जो भी रिजीम जो काम कर रही है वो इमाम के कहने पे कर रही है, तो जब रिजीम को ये पता हो इमाम ने चले जाना है और पीछे हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो कभी भी जो है वो उस तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे जैसे उनका हक है। तो ये भी चैलेंजेस यहाँ पे क्राइसिस है। तो लेकिन इसके बदले में ये भी हो सकता है कि शायद ये मिसकैलकुलेशन हो और वो आगे से वॉर स्टार्ट कर दें। ठीक है, उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, फिर क्या हो, फिर एक बहुत बड़े पैमाने की वॉर हो जाए, तो फिर तो और ही जो है वो सूडान की तरह के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। सो मिस कैलकुलेशंस भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसी वजह से अभी तक जो है वो रुका हुआ है। तो अब अपराइजिंग्स जो हो रही हैं, अब बेसिकली जो है वो ये कहा जा रहा है जिसका अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो 2022 में भी ऐसी हुई थी जिसका नाम था वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम। आपको पता है खवातीन ने वो सारी की थी, बाल काट के और ये सब कुछ किया था। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि ईरान की जो पब्लिक है, ठीक है, ये खास करके पब्लिक का नाम न लें आप, ये कहें यूथ जो उनकी है,
अब यूथ जो है वो चेंज चाहती है, वो तब्दीली चाहती है, क्योंकि यूथ की जो डिमांड्स हैं वो कुछ और हैं। ठीक है, सो यूथ की जो डिमांड्स हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो अब उनकी डिमांड्स कुछ और हैं, इसलिए उन्हें ये सूट नहीं करता। आज अगर हर एक बंदे को वीजा मिलना शुरू हो जाए अमेरिका का, तो हर बंदा मुल्क को छोड़ के अमेरिका जाके बैठ जाए, उसके लिए वो ज्यादा बड़ा ड्रीम है। आपको पता है वो ज्यादा बड़ा ड्रीम है कि भाई अच्छा है मैं बाहर जाऊंगा, सब कुछ होगा, तो वो तो नहीं रहना चाहेगा इन हालात के अंदर। एक बंदे को मिले तो यही हालात है भाई, अगर उनको अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी, फंडिंग मिलेगी, पाबंदियां खत्म होगी, तो वो तो खुश होंगे इस चीज के ऊपर। तो इसलिए अब ये थोड़ा सा क्राइसिस पैदा हो चुके हैं कि इसको कैसे समझाया जाए, कैसे इसको रोका जाए। तो ये काफी ज्यादा जो है वो मामला मुश्किल है कि यूथ जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है इस टाइम पे, और यूथ ये सारे के सारे मामला आप ये कह सकते हैं कि ये जेन जी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, कि भाई ये जो जेन जी है अब वो बेसिकली उठ खड़ी हुई है गवर्नमेंट के खिलाफ। और अभी तक ये जहां जहां पे, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुई, नेपाल के अंदर हुई, तो गवर्नमेंट्स वहां पे चेंज हुई हैं, क्योंकि इनकी डिमांड्स, मौजूदा जो सिस्टम है, जो सेटअप है, वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो इनके लिए बस हो चुकी है, इनफ इज इनफ हो चुकी है। तो शायद ये मैसेज हो हमारे लिए भी, समझ रहे हैं ना। तो ये मामलात हैं जी ईरान के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।